रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने के हवाई इल्जामात का इलेक्शन कमीशन के अदादो शुमार के साथ भरपूर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीके इंसाफ के कौमी असेंबली के लिए 843 में से 598 कागजात नामजदगी मंजूर और 245 मुस्तरद किए गए। सूबाई असेंबलीज के लिए पीटीआई के 1777 में से 1398 कागजात नामजदगी मंजूर और 379 मुस्तरद किए गए। तनासुब के एतबार से देखा जाए तो 76% से जायद पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए और जिन 24% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए उनमें से भी अक्सरियत उम्मीदवारों के जो कागजात हैं वो अपीलों में मंजूर हो रहे हैं। ट्राइब्यूनल्स में ऐसे भी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं जो 9 मई के हमलों में बराहे रास्त मुलव्विस थे। अभी तक पीटीआई का कोई नामी गिरामी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जिसके कागजात नामजदगी ट्राइब्यूनल्स ने मंजूर ना किए। इलेक्शन कमीशन के जवाब में पीटीआई के रहनुमा और वकील सरदार लतीफ खोसा के पास आज भी, जी हां, आज भी दस्तावेजी सबूत ऐसे नहीं थे जिसे वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेश कर पाते। मगर हैरानकुन तौर पर अदालतें मुसलसल ना सिर्फ पीटीआई के हवाई इल्जामात सुन रही है बल्कि बार बार तैयारी के लिए वक्त भी दिया जा रहा है। आज दौरान समाअत एक मौके पर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह कहना पड़ा कि अब अदालत किसी रिटर्निंग ऑफिसर को पाबंद तो नहीं कर सकती ना कि वो तहरीके इंसाफ के किसी उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद ही ना करे। लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर नाजरीन पीटीआई इतना प्रोपेगेंडा कर चुकी है कि मीडिया के साथ साथ अदालतें भी असरअंदाज होने से बच नहीं पाई। पीटीआई की दोहरी सियासत का आलम यह है कि पार्टी का एक ओहदेदार इमरान खान के हुक्म पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करता है कि उन्हें बतौर पार्टी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं, मगर दूसरा सीनियर ओहदेदार उसी इमरान खान के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट में ना सिर्फ पेश होता है बल्कि उसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दुहाइयां दे रहा होता है कि उन्हें इदारों से लेवल प्लेइंग फील्ड दिलाई जाए। यह दोहरा मयार यकीनन इमरान खान का ही तर्ज सियासत हो सकता है। लेवल प्लेइंग फील्ड का हाल तो यह है कि इमरान खान जेल वालों के भी लाडले बने हुए हैं। वो कहते हैं ना कि वंस अ लाडला इज ऑलवेज अ लाडला। जी हाँ, लाडलेपन की इंतहा देखिए। एक सजा याफ्ता कैदी जो बज़ाहिर अडियाला जेल में सजा काट रहा है मगर वो इतना आजाद है कि बरतानवी जरीदों में उसके लिखे हुए मजमून शाया हो रहे हैं और पब्लिशर्स भी ऐसे जो कि ना सिर्फ इमरान खान का लिखा हुआ मजमून शाया करते हैं बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को ट्रोल करने के लिए अब तक 8 बार अपने एक्स यानी साबिका ट्विटर पर पोस्ट कर चुके हैं। आज अगर इमरान खान आजाद होते और यह मजमून नवाज शरीफ का बरतानिया में शाया होता तो सोचे क्या होता। यही इमरान खान मगरिब की मिसालें दे देकर मगरिब के जरीदे को ही खूब शर्मिंदा कर चुके होते। उनके कीबोर्ड वॉरियर्स अब तक द इकोनॉमिस्ट के खिलाफ बॉयकॉट का ट्रेंड चला चुके होते। पूरी तहरीक इंसाफ समेत पीटीआई के मौसमी इनकलाबी ये पूछ कर हलकान हो चुके होते कि क्या अडियाला जेल में कैद किसी और मुजरिम को भी ये सहूलत मैसर है कि बैनुल अक़वामी जरीदे में इसका लिखा हुआ मजमून शाया हो सके। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें जी वेरी ऑनरेबल शेख रुहेल असगर साहब, रहनुमा है पीएमएलएन के। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले तो बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से और बड़ी खबर तो है ही लेकिन आपके लिए तो खुशखबरी भी है क्योंकि इस खबर के बाद जो फैसला सामने आया है कि 62(1)(f) के तहत नाअहली खत्म कर दी गई है विच मीन्स कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है अब वो लाइफ टाइम नहीं है सर, तो इसके तो डायरेक्टली बेनिफिशियरी आप लोग हैं। मुबारक हो सर आपको। वालेकुम अस्सलाम। मैं इस पे पेशतर भी कह चुका हूँ जब से चीफ जस्टिस साहब तब्दील हुए हैं, तो मेरा ये मानना था कि अब शायद इस अदारे की साख बहाल हो, इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। एक चीज जब आपके आइन में नहीं है, आपके कानून में नहीं है, जब आप उस पर इस किस्म के फैसले देंगे तो उनका हश्र यही होगा जो आपके सामने आज इस फैसले का हुआ, जो माजी में फैसला किया गया था ताहाल दाखिली का। अब हमें आइंदा के लिए सबक सीखना चाहिए कि किस तरह
आप अदालतों की तब्दीली करते हैं और किस तरह आप अदालतों को बहाल करते हैं। आप देखें ना, इन फैसलों से बेशक चाहे कि वो खिलाफ भी फैसला हो, लेकिन अगर आपके वो फैसले के अंदर आपको इंसाफ होता नजर आएगा, तो मेरे ख्याल में अगर मैं उस फैसले के खिलाफ बात करूंगा तो लोग मुझे बुरा कहेंगे, क्योंकि उनको समझ आएगी कि फैसला ठीक है। मजाज है ना, यहाँ पे एक मजाज ऐसा भी है कि किसी को अपने खिलाफ कोई फैसला पसंद नहीं आता, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इंसाफ हो रहा तो वो पसंद करे ना करे, अवामुन्नास उसको पसंद जरूर करती है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस अदारे को, जो कि पाकिस्तान की शान है, लोगों का इत्मीनान है उसके ऊपर, उसके एक साख बहाल हो और लोगों का इत्मीनान उस पर बहाल हो जाए, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है और जिसको दोबारा से वही लोगों में इज्जत तकरीम आनी चाहिए। चलिए जी, आज तो रुहेल असगर साहब आप लोगों के लिए मिठाइयाँ खाने का दिन है, लेकिन सर मैं जब इसके रिमार्क्स देख रही थी इसी केस के हवाले से, और क्योंकि आप एक सीनियर सियासतदान हैं और काफी सीनियर सियासतदान हैं, तो सर इसमें मुझे पता चला, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुझे बताया और मेरी तो आंखें खुल गई। वो ये फरमा रहे थे कि उन्होंने एक पब्लिक नोटिस इशू किया था, कोई सियासतदान इसके अंदर पार्टी नहीं बना, मसला ही सियासतदानों का था। क्या आपको ये नहीं लगता कि सियासतदानों को अपने आप को भी ठीक करना पड़ेगा? इदारे अपनी सफाई कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के अंदर जो है वो अपनी एक अकाउंटेबिलिटी हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, लेकिन हो रही है। लेकिन सियासतदान तो ऐसे केसेस में जो कि सीरियसली डायरेक्टली उनसे रिलेटेड है, वो तो इसका पार्टी भी नहीं बनना चाहते। मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा आई ओपनर था, पता नहीं आपके लिए था कि नहीं था, और अगर नहीं था तो होना चाहिए सर। मैं यकीन करें, आप इतनी तेजी से बोलती हैं कि मुझे समझ नहीं आती आप क्या 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 कह रही हैं। मतलब आप क्या मुझसे पूछना चाह रही हैं, मुझे यकीन कीजिए कुछ समझ नहीं आई। जरा ठहर ठहर के बात कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप क्या पूछना चाह रही हैं और मैं क्या उसका जवाब। ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है सर, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, आजकल बहुत सुकून माहौल में है नून लीग, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपसे सवाल करती हूँ। सर, पब्लिक नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इशू किया गया कि अगर सियासतदान ताहयात ना अहली वाले मामले के अंदर फरीक बनना चाहते हैं, पार्टी बनना चाहते हैं बेसिकली, तो वो बन सकते हैं। मेरे लिए जमहूरियत के प्रचार करने वाली उन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से एक बड़ा शौक था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या सियासतदान ने इसके अंदर पार्टी बनना जरूरी नहीं समझा। ये तो मसला ही सियासतदानों का था सर। हाँ, आप बिल्कुल बजा फरमा रही है, लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि आप एक पहलू देखिए ना, इसका दूसरा पहलू भी है। अगर सियासतदान उसमें जाकर पार्टी बनते तो फिर आपने बातें करनी थी कि देखें अपने इंटरेस्ट के लिए सियासतदान इसमें एक फरीक बन गए। अब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बात कर रहे हैं सर, अब तो वो भी बात कर रहे हैं। वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बजा फरमाया, लेकिन मेरा अपना कहता है कि मैंने अपने सियासी तौर पर देखना, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कानूनी तौर पर देखना। तो मेरा अपना ख्याल है कि फिर उसके बाद ये होना था, जो मैं समझता हूँ कि अगर कोई सियासी पार्टियां या इसमें पार्टी बनते तो लोगों ने ये कहना था कि देखे नहीं, इनके अपने इंटरेस्ट की बात थी, इसलिए वहां पे जाकर पार्टी बन गए। तो मेरे ख्याल में उसका जो फैसला हुआ उसमें बेहतरी ये आएगी कि लोगों को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि सियासतदान के अपने बाद में था, इसलिए इसको आप इतना सीरियस ना दें। ठीक है, उन्होंने अपना एक जो था जो वर्डिंग किया चीफ जस्टिस साहब ने, वो अपनी जगह दोस्त थे, लेकिन मेरी सोच है, मैं इसको किसी मुसल्लत नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे ख्याल ये सर, आपको जाती तौर पर मुबारकबाद दे दूं, आपको आपके हल्के का टिकट मिल गया है, हमें पता चला है, बस अनाउंसमेंट होना बाकी है। आपकी क्या इतलात है सर? मुझे यकीन कीजिए अभी तक ऑफिशियली कुछ इल्म नहीं है। आप बता रही हैं, आप रिजवान मुबारक हो, तो मैं सिर्फ आपसे सुन रहा हूँ, और बाकी मुझे अभी तक ऑफिशियली कन्वे नहीं हुआ। जब होगा तो मैं इंशाल्लाह बात भी कर दूंगा, बता भी दूंगा, और उसका ऐलान तो वाकई हो जाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करें। तो सर, अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रही है? इतना ठंड प्रोग्राम क्यों चल रहा है पीएमएलएन के अंदर? ठीक है, माना कि सर्दी बढ़ गई है, पर पीएमएलएन इतनी ठंड में क्यों है सर? कोई गारंटी बड़ी सॉलिड है, यकीन है जीत का, या फिर फड्डे पड़े हुए हैं? ये आज आके हमारे पास यही रह जाता है कि गारंटी तो मिल गई, वोट तो अवाम ने डालने हैं ना, गारंटर से वोट तो नहीं डालने, वोट जिन्होंने डालने हैं उनको आपको उनसे गारंटी लेनी है या फिर अपने अल्लाह से गारंटी लेनी है। तो इसमें मैं जो आपसे गुजारिश करने जा रहा हूँ कि ये जो चीजें आप, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप गारंटर्स का नाम नहीं लेते, आप गारंटी का नाम ले लेते हैं,
क्योंकि गारंटर जो है वो ओपनली आके अपना बयान नहीं दे सकते, अपनी पोजीशन को क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए अब हमारे यहाँ ये सबसे आसान तरीका है कि आप ये बात कर दीजिए और उसके बाद आप ठीक है छोड़ दीजिए उसको उसके हालात में। अब मैं जो गुजारिश आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि चूंकि पूरे पाकिस्तान का मामला है, सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है, फ्रंटियर भी है, पंजाब भी है, अब वहां पे यहाँ पे तो फर्क ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे जहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगी, जहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, जहाँ वहाँ पे दोनों तीन कैंडिडेट्स हैं, दोनों तीनों कैंडिडेट हैवीवेट्स हैं, वहाँ पे फैसला होगा थोड़ा सा दुश्वार होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि काबीन बैठेंगे, सोच समझ के फैसला करेंगे, और मेरे ख्याल में ये अब 1-2 रोज की बात है, इसके आगे नहीं जाएगा मेरा ख्याल है, क्योंकि मेरे रोहिल साहब 1-2 रोज से तो आगे जा भी नहीं सकता ना। 13 तारीख जो है वो कट आउट टाइम है। लेकिन सर अभी आपने कहा कि अवाम मेरा सवाल ले लीजिए सर। जी सर मेरा सवाल ले लीजिए जी। अभी आपने जैसे फरमाया कि अवाम ने वोट करने हैं, बिल्कुल आप अपने हल्के के बारे में कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन सर मैं आपको मैं आपको सर बांग्लादेश की एग्जांपल दे दूं। बिल्कुल हमारे पड़ोस में ही है और वो भी ऑब्वियसली इसी रीजन में आता है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में शामिल होता है, नॉट अ डेवलप्ड कंट्री बट अ डेवलपिंग कंट्री सर। और सर डेवलपिंग कंट्रीज का ये अलमिया है कि जैसे शेख हसीना वाजिद साहिबा जो है वो 5 दफा वजीर आजम जो है वो मुंतखब हो गई है, वो भी यही कह रही है अवाम ने उनको वोट किया। लेकिन हम सब जानते हैं जो इतलात आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, कर्फ्यू लगा हुआ था, पूरी की पूरी ऑपोजिशन बांग्लादेश के अंदर भी जो है वो जेलों में थी, जो वोटर टर्नआउट था वो बहुत कम था, और यही बातें पाकिस्तान में भी हो रही हैं और PMLN के बहुत से कैंडिडेट्स कर रहे हैं। तो सर बेशक वोट अवाम ने करना होता है, लेकिन एक माहौल होता है, एक गर्मा गर्मी होती है, एक कैंपेनिंग का अमल होता है। मियां साहब तो लंदन से वापस आकर के बाहर निकले ही नहीं है, 180 एज के होके रह गए सर। नहीं, ये मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये सबसे अहम जो फैसले हैं वो है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का फैसला करना, और जिसमें फैसला हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे एक ज्ञान शुरू हो जाएगी और इलेक्शन का माहौल भी हो जाएगा। एक चीज और मैं आपको अर्ज करूँ कि चूंकि मैं एक कारकुन सा हूँ, मैं अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, अपने हल्का के लोगों से मिलता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, मैं आराम से बैठता नहीं हूँ। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी तब्दील की हुई थी कि इंडोर मीटिंग्स जो थी वो ज्यादा जरूरी थी। आप ज्यादा कर लीजिए लेकिन इंडोर। अब देखे ना, अब अगर मियां साहब अगर जाते हैं तो जलसा करेंगे, और वो जलसा जो है वो आपका जलसा होगा, तो उसके लिए वक्त का तयन करना बहुत जरूरी है। आप किस दिन किस वक्त अब कैसे माहौल में हम जलसा करेंगे, क्योंकि मौसम ऐसा है तो फिर ये होता है कि अगर आप लेट जलसा करते हैं तो बहुत ज्यादा सर्दी है। अब अगर फर्ज कीजिए बहुत बड़ी तादाद होती है तो अब उनके लिए आप कोई ऐसी जगह तलाश तो नहीं कर सकते जो बिल्कुल अंडर द रूफ हो, या फिर आपको बहुत रिस्ट्रिक्टेड करने पड़ेंगे जो किसी ऐसी जगह पे हो जो बंद हो और वहां पे आप जलसा कर लें, फिर वो जलसा इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि 2-4 दिन के बाद जब ये आपके फैसले हो जाएंगे उसके बाद क्या मैं सर अब हम लोग भी तो काम करने के लिए आए हैं ना, आप भी तो इंटरव्यू दे ही रहे हैं ना सर्दी में। मियां साहब कब से धूप लगने का इंतजार करने लगे। अच्छा सर, अपने दिल पे हाथ रख के एक बात बताइए रुहेल साहब, आपके साथ जरा थोड़ा सा पुराना एक ऐसा ताल्लुक भी है कि मैं ये समझती हूँ कि मैं एक लिबर्टी ले सकती हूँ सर, तो अपने दिल पे हाथ रख के ये बताइएगा कि अगर आपको 1-to-1 का टिकट ना मिला और आपकी जगह अयाज सादिक साहब को मिल गया तो आप फिर भी नून लीग का हिस्सा रहेंगे? क्योंकि हमें तो लोग बताते हैं, तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं उन बातों पे जाती, मैं वो बात पे जाऊंगी जो रुहेल असगर साहब मुझे कहेंगे। हमें तो लोगों ने ये बताया कि आपने कहा है कि अगर 1-to-1 का टिकट नहीं मिला तो मैं आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ूंगा। ये पता नहीं, मेरे बहुत करीबी दोस्त होंगे जिन्होंने ये बात आपसे की होगी, और अभी तो वो मरहला ही नहीं आया कि आप कोई फैसला करेंगे मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, किस तरह कर देंगे। आपने अभी इरशाद फरमाया कि आप जानते हो, लेकिन मेरा हाल शायद नहीं जानते। तो मेरा कोई फैसला भी, जो फैसला मतलब जो अहम फैसला होता है, जो सियासी फैसला कह लीजिए या इस हल्का इंतखाब का फैसला कह लीजिए, वो मैं नहीं करता हूँ, मेरे जो कारब करते हैं, मेरे दोस्त करते हैं, मेरे साथी करते हैं। मेरा एक दिन का सफर नहीं है, ये सफर बहुत लंबा सफर है। मेरे वालिद ने पहला इलेक्शन जो कंटेस्ट किया था 1960 में किया था, फिर 1964 में किया, फिर 1970 में किया, फिर उन्होंने मुझे जब प्रैक्टिकली जब मैं आया वो 79 था। अब 79 कहाँ था और आज 2024 है। अब अंदाजा कीजिए कितना लंबा सफर है। अब उस सफर के जितने फैसले हैं, ठीक है रुहेल साहब, अपने मुखालिफिन को इस प्लेटफॉर्म के जरिए जवाब दे दीजिए कि
अगर आपको टिकट ना मिला तो फिर भी आप नून लीग का हिस्सा रहेंगे? मैंने आपको गुजारिश किया कि अब वो एक 1985 का एक इलेक्शन था जिसमें आज कुछ लोगों ने यहाँ के बसने वालों ने फैसला किया था कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए, मुझे इलेक्शन से बाहर नहीं होना चाहिए। उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने वोट डाले, उन्होंने वोट निकाले, उन्होंने सारा कुछ किया, उन्होंने पैसा लगाया। वेरी गुड सर, आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया क्लियर। सर मुझे ये बताइए कि आपके टिकट को लेकर के, और जाहिर सी बात है हमें पता चल रहा है आपके साहबजादे भी इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, काफी कॉम्पिटेंट है वो, मुझे इत्तेफाक भी हुआ है उनसे कुछ मीटिंग्स में इंटरैक्ट करने का। आपके और आपके बेटे की टिकट को लेकर के कोई फड्डा नहीं है नून लीग में, राइट? ऐसा ही है? आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं मुखालिफिन को? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात हो। उस बच्चे ने बड़ी मेहनत की है। उस बच्चे ने तो, मैं तो हर मेरी उम्र का तकाजा है कि मैं अब जलसों में और गाड़ियों के पीछे तो नहीं भाग सकता ना। तो उस बच्चे ने बहुत मेहनत की है, दिन देखा नहीं, रात नहीं देखी, मौसम नहीं देखा, मतलब इवन कोविड, उसको कोविड हो गया था, वो कोविड में भी अपने फंक्शंस पे या कह लीजिए अपने लीडरान की तारीखों में जाता रहा। तो मैं हालांकि उसको मना भी करता था, लेकिन वो जाता रहा। बच्चा नौजवान है, मेहनती है, वो मेरे से थोड़ा मुख्तलिफ आदात का मालिक है, बड़े ठंडे दिमाग का मालिक है। वो नॉट ए सन ऑफ शेख। ठीक है सर, लोगों को छोड़े। फाइनल क्वेश्चन सर आपसे रिलेटेड, उसके बाद ऐसी बात है मैंने पीटीआई पे भी बात करनी है, कुछ आपकी ऑपोजिशन की भी बात कर लूं। फाइनल क्वेश्चन आपसे रिलेटेड, सिर्फ क्लैरिटी के लिए सर, क्योंकि जाहिर बात है उसके बाद तो हम इलेक्शंस के दौरान या उसके बाद ही आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। सर अगर आपको टिकट नहीं मिलता और आपके बेटे को टिकट मिल जाता है, अवाम को छोड़े, रुहेल असगर एज अ मेंबर ऑफ पीएमएलएन, उनका इस फैसले के ऊपर अपनी पार्टी के क्या रद्द-ए-अमल होगा? तो मैं उसकी, अपने बेटे की मदद करूंगा पूरी, जो मेरा बेटा है यार। ओके गुड सर, पीटीआई वालों का क्या करना है? 76% लोगों के कागजाते नामजदगी एक्सेप्ट हो गए हैं, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 9 मई में भी शामिल थे, जो बाकी रह गए हैं वो भी 1-2 दिन में एक्सेप्ट हो जाएंगे। सर ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आप लोग के लिए, बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर। क्यों मुश्किल हो जाएगी? मुश्किल उनके लिए होती है जो अपने लोगों से दूर रहते हैं, जो लोगों के अंदर नहीं रहते, ये उनके लिए मुश्किल होती है। उनके लिए मुश्किल नहीं होती जो सारा साल मेहनत करते रहते हैं, वो कहाँ जाकर आराम से पास कर दूं, उनको टेंशन होती है। सर अभी तो लोगों से दूर मियां साहब ही हैं। इमरान खान साहब तो जेल में है ना, वो तो निकल ही नहीं सकते। अगर बल्ला भी मिल गया और मियां साहब भी अगर 188 से बाहर ना आए तो फिर आप खुद ही बताइए दूर कौन है लोगों से। सर ये मैं आपको वैसे पल्स बता रही हूँ लोगों की, सवाल की सूरत में। मैं क्या इसका जवाब क्या दे रही हूँ आपको? मैं एक बात, मैं प्रोग्राम में भी ये बात कह देता हूँ कि ये बातें कि वो शख्स किसी ना कानून की पकड़ में है, ना वो किसी इंसान की पकड़ में है, ना किसी और चीज, वो इसे अल्लाह की पकड़ में है। जो उसने कहा वो मेरे ख्याल में किसी मुसलमान या किसी भी अच्छे इंसान के लिए बहुत मुश्किल है ऐसी बातें करनी है, ऐसे अल्फाज अदा करने जैसे के अल्फाज को अदा करता रहा। अभी मैं एक और बात कह दूं, हालांकि इसका मुतल्लुक नहीं है, इंट्रो में तुम कह रहे थे कि वो जेल में लाडला, हर बदतमीज आदमी से लोग बचते हैं यार, उससे दूर रहते हैं, ताकि ये बदतमीज है इसकी। रोहेल साहब ये वैसे रोहेल साहब ये सीनियर लोगों की बात होती है, जब वो प्रोग्राम में आते हैं कुछ नया ही लेकर आते हैं, या आपने नया नैरेटिव दिया है। लेकिन सर वो आपने इकोनॉमिस्ट में कॉलम पढ़ा है या उसका तर्जुमा पढ़ा है? उन्होंने जो कॉलम लिखा है, सर आपके लीडर तो नहीं लिखते हैं कॉलम, जो लिखते हैं उनको तो पढ़े। सर पढ़ेंगे ही नहीं तो आप उसके ऊपर बात क्या करेंगे? पढ़ना चाहिए सर आपको। मैं नहीं पढ़ता इसलिए कि मैं पुटी सीधी चीजें बात पढ़ता नहीं हूँ। मेरा यकीन है, एक बात याद रखना मेरी, कि जिस दिन ये खुदावंद करीम ने जब उसके घर में ये बात हुई ना पूरी, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली को कोई रोक नहीं सकता, ना वो इकोनॉमिस्ट करेगा, वो सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, वक्त कम है, माजरत के साथ मैं आपको ऑल द वेरी बेस्ट कहती हूँ कि आपकी अनाउंसमेंट भी जल्दी हो, आपका स्टेटस भी पता चले। हमें वैसे इतलात है कि आपको मिल गई है, तो मैं आपको पेश की मुबारकबाद भी दे देती हूँ। और इसके अलावा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इलेक्शंस, लेट द बेस्ट कैंडिडेट विन। इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक लेना, पर आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे तैमूर तारपुर, लालचंद मल्ली और रेहान हाशमी, और इनसे हम डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। विल बी बैक। और
और जी इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ जी वेरी ऑनरेबल तैमूर तालपुर साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मेरे साथ बने हुए हैं जी लालचंद मल्ली साहब रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मेरे साथ बने हुए हैं जी रेहान हाशमी साहब, रहनुमा है MQM पाकिस्तान के। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लालचंद मल्ली साहब, एक तो खैर इतने अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, लेकिन सर मुझे बताएं कि कैसे दिन मेरी आपसे आज मुलाकात हो रही है कि मुझे आपको फिर क्वेश्चन करना पड़ रहा है आपका तर्ज सियासत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या तर्ज सियासत है? फैक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, 76% से ज्यादा आपके उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हुए हैं, जिनके मुस्तरद हुए हैं उनके भी आहिस्ता आहिस्ता मंजूर हो रहे हैं। अभी तक एक प्रोमिनेंट लीडर का मुझे नहीं पता जिसके शायद कागजात नामजदगी जो है वो अभी तक मुस्तरद हो, वो अभी इन प्रोसेस होंगे या मंजूर हो चुके होंगे। लेकिन इसके बावजूद ये रोना, ये दुहाइयां देना कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है और इलेक्शन कमीशन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा, पूछना ये था सर कि ये आखिर PTI का ड्रामा खत्म कब होगा? शुक्रिया बेनिश। जितना लंबा बगैर सांस लिए हुए, बगैर पानी पिए हुए आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंट्रो दिया, इतना तो शायद नवाज लीग के बड़े बड़े लीडर भी इतना तफसीली इल्जामात ना लगा सके जितना कन्वीनियंटली आपने अपने इंट्रो में लगाए। आप ये मेंशन करना भूल गई कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उनके प्रपोजर्स और सेक्रेटरीज को अगवा किया गया, किस तरह जो हमारी ख्वातीन उम्मीदवार थी उनसे कागजात छीने गए, MPO के तहत हमारी लीडरशिप को बंद किया गया। अभी भी सेक्शन 144 कई अजला में लग चुका है ताकि कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार जो है वो रैली और जलूस ना कर पाए। ना सिर्फ जो एक सेक्शन ऑफ मीडिया, लेकिन बहुत सारे वो मुंसिफ भी जो मीडिया और सोशल मीडिया नहीं देखते, वो कहते हैं कि हम मीडिया देखते नहीं, और ना ही हम अगर कोई USB या कोई और रिकॉर्ड चीजें पेश करते हैं वो देखी जा रही हैं। पूरी दुनिया देख रही है, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, वो रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदतरीन इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, और सिर्फ बल्ले का निशान लेना भी उसमें शामिल है। एक पार्टी जो जाती है इलेक्शन में, वो इंतखाबी निशान के तहत जाती है। अब उनको कहा गया है कि आप बगैर निशान के जाएं और मैदान में जाके रन्स बनाएं और मुकाबला करें। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसको मल्ली साहब उसका फैसला तो इस हफ्ते आ जाएगा। इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हुए, मुस्तरद हुए, उसके लिए भी आप कोर्ट्स में गए हुए हैं, उसकी भी जो फैसला है वो कल तक आ जाएगा। लेकिन सर आज आपने वही वाली बात की जो पहले शोएब शाहीन साहब और लतीफ खोसर साहब दोनों हाईएस्ट फोरम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने कर रहे हैं कि जी वो हमारे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। चीफ जस्टिस भी वही पूछ रहे हैं ऑनरेबल, खैर मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है चीफ जस्टिस साहब के सामने, लेकिन मैं भी आपसे एज एन एंकर की कैपेसिटी इस प्रोग्राम में यही अपना आर्गुमेंट सामने रखूंगी कि सर जिन जिन लोगों से छीने गए हैं कागजात नामजदगी, आप वीडियोस दिखाएं, सिर्फ एक चंद सेकंड की वीडियो वो भी मुन्ना सलाही साहब ने शेयर की, और उसके बाद भी उनके भी रिजर्वेशंस दूर हो गए। उसके अलावा कोई सबूत, कोई वीडियो कुछ है ही नहीं। मैं इसीलिए तो सरापा सवाल हूं कि मुझे समझ नहीं आ रही है अदालतें आपको सुन भी क्यों रही हैं? बार बार आप लोग को मौका दिया जा रहा है, सबूत ही कोई नहीं। या तो लतीफ खोसा साहब जो है वो अंडर प्रिपेयर्ड है, वो प्रिपेयर्ड नहीं है, या फिर आप चले जाएं अदालत सुप्रीम कोर्ट में और आप जाके कहेंगे जी ये सबूत है, तो बात खत्म हो जाएगी, मैं शो करना बंद कर दूंगी इसके ऊपर। दिनेश, आज 2 पिटीशंस लगी हुई थी और दोनों पिटीशंस में दोनों पिटिशनर्स ने USB दी। एक थी शहीद भुट्टो के केस में, उस USB को कोर्ट में चलाकर देखा गया और वो भी कितनी प्रिपरेशन थी वो आपने देख लिया। जब लतीफ खोसा साहब ने कहा कि जो है हमारी आप USB कोर्ट में चलाएं ताकि सारे एविडेंस आपके सामने आ जाए, तो उस पे मोज़ेस अदालत ने अलाउ नहीं किया। अब दूसरी बात जो आपने कही थी कि किसी अहम रहनुमा का, देखिए बात ये नहीं होती है, जब इलेक्शंस होते हैं तो आपका हर सियासी शख्सियत का एक एक लम्हा जो है वो कीमती होता है। अब आप अंदाजा लगाएं, हमें ट्रिब्यूनल्स में जाना पड़ रहा है अपने कागजात नामजदगी बहाल करने के लिए, और रिटर्निंग ऑफिसर्स जिन्होंने रद्द की हैं उसमें सिंध हाई कोर्ट के मोज़ेस चीफ जज ने रिमार्क्स दिए हैं कि इंतहाई जो है वो माइनर चीजों पे कागजात रद्द हुए हैं और रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये इख्तियार नहीं था और उनकी प्रिपरेशन नजर नहीं आती। और एक बहुत अहम बात आप अंदाजा लगाएं कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो हमारे वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके सिंध में कागजात नामजदगी बहाल है, पंजाब में उनको
जो है रिजेक्ट कर दिया गया है और ट्रिब्यूनल ने भी उन कागजात को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डिस्क्रिमिनेशन कई माह से जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से मल्लिक भाई और होल्ड निगरान कर सरकार लें। मैं जरा बाकी आपके कॉलीग्स और अपने पार्टिसिपेंट्स को शामिल कर लूं। तैमूर तालपुर साहब, डिस्क्रिमिनेशन, आज ये वाला लफ्ज मेरे शो में इस्तेमाल किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। आप हंस रहे हैं तैमूर भाई, ये कैसी, मतलब ये किस तरह की सियासत है? आपको तो इनके लिए आवाज उठानी चाहिए। आपकी यूएसबी चला दी, उनकी यूएसबी अदालत में नहीं चलाई, ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो है। देखें जी, ये तो वो खुशकिस्मत लोग हैं, ये वो खुशकिस्मत लाडले हैं जो अरेस्ट होने के बाद सरकारी मर्सिडीज में इनको चीफ जस्टिस के पास पेश किया जाता है, पर ये खुश नहीं होते। इनको जेल में खाने में देसी घी, असली शहद, देसी मुर्गी और देसी अंडे खिलाए जा रहे हैं। ये फिर भी अपने आप को मानते नहीं है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। हमारे से तलवार का निशान छीना गया, तीर का निशान मिल गया। रूली के साथ भी हुआ। तो हम तो नहीं रोए पीटे, हमने तो आके इलेक्शन की, मुकाबले किए। जिस तरह की जातियां पीपल्स पार्टी के साथ की गई पिछली जनरल इलेक्शन में, मेरे ख्याल से उसके मुकाबले में तो शायद 25% में इनके साथ नहीं हो रही है। तो ये मेरे ख्याल से बयानियां अब लोग आवाम समझ गई है कि ये अब उनका बेवकूफ बना रहे हैं। और खसूसन 9 मई के वाकयात के बाद आज हर पढ़ा लिखा सुलझा हुआ पाकिस्तान का जो नेशनल है, जो पाकिस्तानी है, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोच हो, पठान हो, महाजिर हो, वो ये बात समझता है बड़ी क्लियरली कि ये जमात पाकिस्तान की दुश्मन जमात है। ये वो जमात है जिसके लिए इंडियन फौज कहती है कि जितना हम नुकसान नहीं दे सके उतना इमरान खान ने नुकसान दिया। आज वो इंडियन फौजी कहते हैं कि हमने रिक्वेस्ट की हुई है इंडियन जो बार सेक्टर्स हैं कि आप फंडिंग दे, जो नुकसान इमरान खान कर सकता है पाकिस्तान का और कोई नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से ये बहाने मारना, ये और बहाने मारेंगे। आप देखेंगे अभी इनके बहाने देखेंगे, फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। अगला बहाना ये लगाएंगे कि हमें वोट नहीं किया, जबरदस्ती हमारे वोट रोके गए। तो ये सब चीजें अपनी फेस सेविंग के लिए इनको करनी है, इनको करनी पड़ेगी और हमें सुनना पड़ेगा। ये रवाज पता नहीं कब खत्म होगा कि हम हकीकत तस्लीम करें। अगर पीटीआई की हुकूमत सरदार जरदारी ने हटाई तो डेमोक्रेटिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हटाई, उस पर भी कोई सवाल पैदा नहीं कर सकता। पर आज तक इनका यही रोना है कि हमारे साथ जाति की वोट खरीदे गए। इनके एक भी शख्स ने, पीटीआई के एमएनए इनके खिलाफ वोट नहीं दिया। इनके साथ जो बैठे हुए थे और जो अपोजिशन थी उन्होंने इनको हटाया और बड़े प्यार से हटाया। तब भी बड़ा क्लियरली वो बता रहे कि सिंध हाउस से काम नहीं हो रहा, बिलावल हाउस से काम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बात की वो साबित करके सदर जरदारी ने दिखाई। मुझे याद है जब शहबाज शरीफ साहब ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि किसी सूरत सही बात है नहीं होगी, तो सदर जरदारी बड़ा क्लियरली कहा था, मेरा आपसे वादा है कि जो नंबर्स मैं कह रहा हूं मैं आपको ला के दूंगा और पूरे करके दूंगा। सही। रेहान हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, पेशेंटली आपने अपने बाकी दोनों कॉलीग्स को भी सुना है। बुरा ना मानिएगा अगर आपको मेरा सवाल बुरा लगे, लेकिन ये फैक्ट है। मैं आपके सामने आज एमक्यूएम पाकिस्तान के सामने मैं एमक्यूएम पाकिस्तान की सच्चाई आज के दिन की रख देती हूँ सर। हमें पता चला फ्रॉम द सुपीरियर कोर्ट विच इज द सुप्रीम कोर्ट कि 76% कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्सेप्ट हो गए हैं। अभी जो बाकी है, जो रेशो है वो बहुत कम है, वो भी आगे 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि उनका भी क्या स्टेटस है। सर आज का दिन देख लें, कल का दिन देख लें और जो आने वाला कल है, उसमें भी सिर्फ पीटीआई ही जो है वो हॉट केक बना हुआ है। आप लोग तो सर डिस्कशन में भी नहीं आते। मुझे तो पता ही नहीं है एमक्यूएम पाकिस्तान के कितने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हुए, कितनों के रिजेक्ट हुए, कौन इलेक्शन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा। सर आप कहीं पे भी नहीं है। पीटीआई का बच्चे को पता है। आप तो मुझे लगता है कि क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं इंतखाबात 2024 में पार्टिसिपेट करने के लिए। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अमूमी तौर पे होता यह है कि जिसको जो देखने की ख्वाहिश होती है उसको हजारों में से वो चीज नजर आ जाती है, तो उसकी चाह पैदा करें तो आपको एमक्यूएम भी नजर आएगी। दूसरी चीज ये कि मेरा ख्याल है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरह एमक्यूएम ने, लेकिन एमक्यूएम बहुत डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हम बावेला वगैरह नहीं कर रहे। इनका तो रोना गाने का सिलसिला ही चल रहा है। पूरा पाकिस्तान इनके रोने गाने को और झांसे को देखता रहा। जो दिखाते कुछ है, किया कुछ, अनफॉर्चुनेटली जो हम देख रहे हैं आजकल। और फिर पूरे पाकिस्तान ने क्या, पूरी बैनुल अक़वामी दुनिया ने इनकी जो दुश्मन तराजी है, जो इनकी बैशिंग है टुवर्ड्स पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तानी कौम का फख्र,
उसके खिलाफ सुनते हुए देखा। तो अमूमी तौर पर ये ह्यूमन एक नेचर है कि जहां पर नेगेटिविटी होती है तो इंसान माइल उस तरफ होता है या उस तरह की उसकी जानिब होता है कि गुफ्तगू जो चटपटी किस्म की सुने। तो यकीनन इनकी जानिब से, क्योंकि इमरान सीरीज जैसे सीरियल नुमा जो सीरियल नुमा चीजें आती रही हैं, हिट सीरियल है सर, आप कह रहे हैं ना सीरियल नुमा, हिट है, टीआरपी ऊपर जा रही है इमरान खान सीरियल की आपके बकौल। आप कुछ करें सर, मसाला डालें आप भी, हिट होना है कि नहीं होना? जी सर, मैं यही अर्ज कर रहा हूं। तो वो नेगेटिविटी और चटपटी खबरों के लिए लोग अमूमी तौर पर ट्यून करते हैं, तो उसके ज्यादा अच्छी चटपटी खबर कहां से मिलेगी? अच्छा, कमिंग बैक टू द सीरियस पॉइंट कि हम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हमेशा से रहे हैं, हमें जो अताब का जो सहना पड़ा, इनके साथ देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग वैसे तो नाजायज किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि एमक्यूएम तो 3 दिहाइयों से लाशें उठा रही है, मिसिंग पर्संस की हम बात करते रहे, जनाजे उठाते रहे, हम अपने लीगल दफातर बंद होने के शिकवे करते रहे, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी हमारी एक बाउंड्रीज सेट थी। हमने कोई ऐसी चीज कि जिसमें वॉर लाइक सिचुएशन इमर्ज हो, जिसमें हमारा दुश्मन मुल्क उसको बेस बनाकर, सिंबॉलिक एक इंसिडेंट बनाकर पूरी दुनिया में डिफेम कर रहा हूं, हमने कोई ऐसी चीज को ऑप्ट नहीं किया, ना ही किसी ऐसी चीज को फरोग देंगे और ना ही प्रमोट करेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं कि इनके साथ क्या हुआ है। जो लोग मुलव्विस थे उनको भी बाइज्जत तरीके से छोड़ा जा रहा है, निशान इबरत क्यों नहीं बनाया जा रहा? फिर अलमिया ये सितम ज़रीफी है कि दे आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन एज वेल, और वो चैंट कर रहे हैं लाउडली कि हमें इलेक्शन का मौका दिया। भाई, आप पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नबर्द आजमा हुए, शोहदा की यादगार को डैमेज किया, आपने डिफेम किया, पूरी दुनिया बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान को तज़हीक आमेज रवैये का निशाना बनाने की कोशिश की। घर का मसला था, घर में रहकर तय करते, नहीं हुआ। अच्छा, इन तमाम चीजों के बावजूद भी एमक्यूएम पाकिस्तान ने जमहूरी रास्ता अख्तियार किया। बहुत सारे ग्रीवियंस हैं, हमें बहुत सख्त हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन तहफ़्फ़ुज़ात को हमने डायलॉग के जरिए, नेगोशिएशन के जरिए और बातचीत के जरिए रिजॉल्व करना है, जमहूरी अंदाज में रिजॉल्व करना है। और अगर किसी इदारे से, इंस्टीट्यूशन के साथ भी है तो उनको घर के अंदर घर के मसाइल हल करेंगे ना। अच्छा, अब जहां तक ताल्लुक है कि एक डिसिप्लिन अंदाज में एमक्यूएम के तमाम कैंडिडेट्स ने किया, हमारी कमेटियां बनती हैं, शॉर्ट लिस्ट होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, और उसके बाद बस रेहान भाई, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ब्रेक पर जाना है, बात लंबी हो जाएगी। मैं आपको बताऊं ना, आपकी कमेटियां चल रही हैं, ना पीपल्स पार्टी की सीईसी चल रही है, ना पीएमएलएन के जो है वो इजलास चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान चल रहा है। ये आज के दिन की हकीकत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल मीडिया में, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज जा रहा है और क्या आवाज जा रही है। इस बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। लालचंद मल्ली मेरे साथ मौजूद हैं, रेहान हाशमी बने हुए हैं, तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। लालचंद मल्ली साहब, जेल में बैठ करके आपके जो बानी हैं इमरान खान साहब, वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं या लिखवा रहे हैं, व्हाटएवर, लेकिन उनके नाम से छप रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इमरान खान साहब लिख रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट आपको सुन रहा है, इंटरनेशनल मीडिया तक आपकी रसाई है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप केटर कर रहे हैं, और अभी आपने पहले हिस्से में मुझे बताया कि पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है वो देख रहा है और वो आवाज उठा रहा है कि पीटीआई के साथ कितना बुरा हो रहा है। सर, इतनी आजादी तो आपके पास है, फिर भी आप लोग का रोना ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा। बस फिर आपको तो सेटिस्फाइड होना चाहिए, बस सर ऊंचा करके आप इलेक्शंस में जाइए। फिर आप क्यों कह रहे हैं, आपके एक लीडर आते हैं और वो कहते हैं जी हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एतमाद नहीं है, दूसरे लीडर आते हैं कहते हैं नहीं 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 जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे हैं, हमें वो इंसाफ देंगे। व्हाट इज हैपनिंग सर? देखिए, जहां तक आपने इंटरनेशनल मीडिया की या लेटर की बात की है, तो देखिए ये तारीख इसकी गवाह है कि वो नेहरू हो या जुल्फकार अली भुट्टो हो, उन्होंने जेलों में बैठकर किताबें तक लिख दी। तो इस तरह के असल प्रॉब्लम ये है कि ये नवाज लीग और पीडीएम की जो जमायतें हैं, पीपल्स पार्टी, ये बौखला गई हैं। जैसे आपने शुरू में कहा कि नवाज शरीफ अगर लिखते, नवाज शरीफ ने कब लिखा? वो तो किसी से मीटिंग में भी पर्चियां लेके जाते हैं, तो लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन आर्टिकल लिखना सर और किताब लिखना, इसमें फर्क है। आगे बढ़िए सर, आपको याद होगा यहाँ पे जो एपीएस में जिसमें बच्चे मारे गए थे, 200, 100, 150 जो भी बच्चे मारे गए थे, उनके कातलों के आपके टीवी चैनल्स पे इंटरव्यू चले हैं, और आप हमसे पूछ रही हैं कि इमरान खान ने जो है इनको आईना क्यों दिखा दिया। मैंने तो ये पूछा नहीं सर, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आईना क्यों दिखा दिया, मैंने तो कहा कि आपको इतनी आजादी है कि आप लिख सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। जी
देखें, ये गुलामों की सोच की अक्कासी है कि किसी को पिंजरे में बंद करके आप उसको सोना भी खाने के लिए दे दे, लेकिन आजादी जो चाहता है, जो इमरान खान चाहता है, हकीकी आजादी, वो उसके लिए तड़प रहा है। उसने जो कुर्बानियां दी हैं, इमरान खान वो शख्स सर, नहीं आपको इमरान खान की कुर्बानियां नजर आती हैं, आपको रियासत की कुर्बानियां नजर नहीं आती? अभी अभी आपने चंद सेकंड पहले इमरान खान के आर्टिकल को एपीएस के शोहदा जो बच्चे हैं उनके साथ कंपेयर कर दिया। देखें, आप कर रही हैं कंपेयर। मैंने कहा उस पे जो अटैक हुआ, इतना बड़ा वाकया हुआ, उसके जो मुल्जमान थे, उसके आप टीवी चैनल्स ने इंटरव्यू किए और करवाए गए। अब आप जो बात कर रही हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर जेल में इतनी कोई खुश होता है तो सब सर, वो जो कातिल है, एक मिनट, वो जो कातिल है वो इक्विवेलेंट तो इमरान खान हो गए क्या? आप अपने बानी का मुकाबला उन कातिलों के इंटरव्यूज और उन कातिलों से करें, कैसी एग्जांपल दे रहे हैं सर? मुझे लगता है आप भी खोसा साहब की तरह प्रिपेयर्ड नहीं है। जी बिल्कुल, आपको तो कोई प्रिपेयर नजर नहीं आ रहा, ना काजी साहब को आ रहा है, ना आपको आ रहा है। पीटीआई तो बिल्कुल प्रिपेयर नजर नहीं आती। लेकिन ये जो मुखालफिन की बौखलाहट है वो आपके प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए। जहां तक इमरान खान को जो बंद किया हुआ है, उन्होंने जेल में किया, साइफर केस में उनकी रुपकारी जारी, जिस केस को इन्होंने इतना बड़ा उछाला था, तो वो आज उसमें उनकी जमानत की रुपकारी भी जारी हो गई है। मेरे भाई रेहान हाशमी साहब को जो कल इनकी पार्टी रो रही थी कराची में कि भाई वो पीपल्स पार्टी को जो है वहां पे लाडला बना के इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वहां पे उनको इलेक्शन कमीशन ने भी सहूलतें दी हुई हैं, तो आज तो उनके खिलाफ बात करने के लिए तैयार नहीं है। इनको भी क्योंकि जिससे खौफ है पीटीआई से, ये उनकी बात कर रहे हैं। ये एमक्यूएम अब हमें बताएगी कि 9 मई के वाकयात में, कल प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू चला है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जब तक कोई अदालत, ये निगरान वजीर आज़म ने कहा जिसके पास सब एजेंसीज रिपोर्ट करती हैं कि जब तक कोई अदालत कोई इस वाक़े का किसी को मुजरिम नहीं ठहराती, तो किसी को कोई हक नहीं है कि किसी को भी आप मुजरिम ठहरा दे। क्या 9 मई के वाक़े में किसी भी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक भी कारकुन को जो उसका जिम्मेवार ठहराया है? हमने उसकी मजम्मत की थी, हम उसकी कल भी मजम्मत की थी, उन वाक़यात की आज भी मजम्मत करते हैं। लेकिन वो ताकतें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर करना चाहती हैं, आप मुझे बताएं कितने लोग हैं जिन पे 9 मई के केसेस थे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो केसेस उन पर खत्म हो गए। तो ये एक बहाना है सर। खत्म कहाँ हुए केसेस? अभी किसी को सजा नहीं हुई और किसी के केसेस खत्म भी नहीं हुए। गिरफ्तार तक नहीं किया, उनका एक एमपीओ जारी नहीं हुआ। मैं ये नहीं चाहता हूं उनके हों, ये भी नहीं कह रहा कि उनके जारी हों, लेकिन जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो जेलों से, भाई जेलों से ले आके प्रेस क्लब, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई। ये कोई किसको पता नहीं है क्या? कोई कौम की किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने कराई? इंसानी हकूक की जो वायलेशन हुई है वो इतनी पाकिस्तान की तारीख में इतनी ब्लेंटेड कभी नजर नहीं आई। एक भुट्टो थे तब हुए, अब तो पीपल्स पार्टी जरदारी की पार्टी है, वो भुट्टो की पार्टी थी जिसका एक नजरिया था। अब तो ये लूटो फूटो खाओ वाली पार्टियां हैं। सर, किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और किसके इंटरव्यूज किसके कहने पे हुए? नाम ले लेना, स्पेसिफिक होकर के बात कर लें। अगर आप फरूख हबीब की बात कर रहे हैं, वो खुद चल कर आए, उन्होंने इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की, उन्होंने खुद आकर के बोला कि मैं अपनी मर्जी से आ रहा हूं। उस्मान डार साहब अगर इंटरव्यू में गए, उन्होंने कहा मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं, अपने पसंदीदा एंकर के पास जा रहा हूं जिसके साथ मेरा कंफर्ट लेवल है। अगर सदाकत अब्बासी की आप बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं खुद आया हूं, अपनी मर्जी से आया हूं। आपके जो इत्तेहादी रहे हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने खुद मुनीफ फारूक का जो है इंतखाब किया, उन्होंने खुद कहा। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जमशेद चीमा की बात कर ले, मुसरत चीमा की बात कर ले, उन्होंने कहा कि वो सियासत करना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि इतना गंद हो चुका है। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और किसको जबरदस्ती पार्टी छुड़वाई गई? जिन्होंने बुगियों के इंटरव्यू किए, जिनने जो अगवाकार थे, अगवा होने वाले जो हमारी क़यादत थी, उसके इंटरव्यू किए, आप उनको इतने हीरो बना के पेश ना करें काइंडली। वो इंटरव्यूज उन मुगवियों के थे, उन्होंने रोते हुए वो इंटरव्यूज दिए, ये पूरे पाकिस्तान की कौम ने देखा है। सर, हीरो तो आप बना रहे हैं, हम तो किसी को भी हीरो नहीं बना रहे। हम तो कह रहे हैं आप लोगों को हर तरह की आज़ादी है। तैमूर तालपुर साहब, आप लोग क्या इकोनॉमिस्ट जैसे इदारे में, बिलावल की तो वैसे अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है, मतलब चले या तो कह लेना कि अंग्रेजी का कोई मसला है, उनकी तो अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है, क्यों नहीं लिखते वो कॉलम्स? उसमें लिखने चाहिए, क्या वजह है? पहली बात तो मैं एक जरा क्लियर करता जाऊं कि ये भुट्टो की पार्टी थी, ये भुट्टो की पार्टी है, ये असद जरदारी की पार्टी है, ये बिलावल भुट्टो की पार्टी है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर की भुट्टो की पार्टी। और हम अपनी पूरी लीडरशिप पे प्राइड महसूस करते हैं।
है, उनको कुछ बात समझ नहीं आ रही है, पर वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर लीडरशिप अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात जो मेरे भाई ने की कि वो आजादी जमहूरियत के लिए तड़प रहे हैं जेल में, वो सिर्फ एक ही चीज के लिए तड़प रहे हैं, उसके अलावा सारी चीज जो उनकी ख्वाहिशात थी हमने उन तक पहुंचा दी हैं, और जो आखिरी चीज उनकी जिसके लिए वो असल तड़प रहे हैं वो हम दे नहीं सकते, क्योंकि वो सब्सटेंस पाकिस्तान में अभी तक लीगल हुआ नहीं है। अगर हो गया तो हम ये भी पहुंचा देंगे, उनको उसकी फिक्र करने की भी मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। जहां तक बात है, मुझे याद है विनेश, मैंने आपके साथ पहला इंटरव्यू किया था, टॉक शो किया था, सॉरी, अबाउट 5 years ago, मे बी 4.5-5 years ago, और उस वक्त आप भी मेजॉरिटी पाकिस्तानी की तरह बहुत फेवर में थी और बहुत उम्मीदें थी आपको भी इमरान नियाजी से, जिस तरह पूरे बाकी के पाकिस्तान को थी। नहीं, ये तो किसकी बात कर रहे हैं? एक मिनट तैमूर साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं? मुझे कभी उम्मीदें नहीं थी, आप मेरी बात कर रहे हैं क्या? नहीं, किसी जमाने में जब हुआ था आपसे वो कोई जमाना नहीं था सर, नहीं सर, वो कोई जमाना नहीं था। आगे आप कंटिन्यू, नहीं सर, आप मेरे बिहाफ पर तो नहीं बोल सकते। मेरा कोई एक शो आप निकाल के बता दे जिसके अंदर मैंने बहुत तारीफों के पुल बांधे हो। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है सर, आप सीधी बात में बैठे हैं, मैं एंकर बीनट सलीम हूँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन आप अपनी मुझे छोड़ के अपनी बात आगे मुकम्मल करें। जी जी, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा फेवर की, मैंने कहा आपको आपकी बातों से भी लग रहा था कि आपको शायद शुरू में कोई इससे उम्मीद थी इमरान नियाजी से, क्योंकि बहुत से लोगों को थी। और चलिए भाई, उम्मीदें सबके साथ होनी चाहिए। मुझे तो आपसे बड़ी उम्मीद है कि जब आप आएंगे, जब बिलावल भुट्टो वजीर आजम बन के आएंगे, तो पता नहीं कौन सी दूध और शहद की नहरें बह देंगी। मेरी तो उम्मीदें सबसे बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मुकम्मल कर ली बात अपनी। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो यूथ है, वो हर किसी को आजमा के बैठी भी है, और अब उनकी आंखें जो है दिख रही हैं कि एक शख्स है जिसको ये आजमाना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला ये आजमाइश भी आएगी और हम उसमें पूरा बढ़ेंगे। मुझे नहीं पता दूध की लहरें बहेंगी या शहद की, पर मुझे ये जरूर पता है कि जिन हालात में आज पाकिस्तान है, इन हालात में बिलावल भुट्टो साहब के अलावा, सदर आसिफ अली जरदारी साहब के अलावा कोई इस मुल्क को निकाल नहीं सकता, या ये निकाल सकते हैं या इनकी मदद से निकाल सकता है। भाई, वो चिट्टे पढ़ के जो है, चिट्टे पढ़ के तो आप लोग तकरीरें करते हैं, आप लोग डर के तो बात करते हैं। आप लोग क्या मुकाबला करेंगे इमरान खान साहब, उनके इकोनॉमिस्ट में लिखे हुए आर्टिकल का और उनकी बातों का, वो जो पॉलिटिकल नैरेटिव बना रहे हैं? सर, हंसने से तो बात जाएगी नहीं ना अभी। अच्छा चले, और कोई मैं बात नहीं करती। अभी ये 2 रोज पहले जो सेनेट में हुआ, देखे ना, लालचंद मल्ली को भी ये बात पसंद आई है। 2 रोज पहले जो सेनेट में हुआ, अभी सेनेटर बैरमन तंगी साहब हैं, उन्होंने ना हाँ की ना की। उसके बाद बिलावल भुट्टो बड़े गुस्से हो गए, पीपल्स पार्टी वाले गुस्से हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं, बात करनी चाहिए। जी, मैं उसी तरफ आ रही हूँ, बिल्कुल लालचंद मल्ली साहब। फिर बिलावल भुट्टो साहब को आगे आना पड़ा, शेरी रहमान साहिबा को आगे आना पड़ा। आप लोग को तो यही नहीं पता कि आपके मेंबर्स ने किस टाइम पर, किस फोरम पर क्या बात करनी है। सर, देखिए जी, आप किसकी तरफ से खेल रहे हैं भाई? पहली बात तो विनेश कोरम था नहीं, आपको 25 और शायद 12 लोग बैठे हुए थे, सेनेट में तो फोरम था ही नहीं। पहली बात, तंगी साहब ने सबसे पहले तो ये पॉइंट आउट करना चाहिए था कि फोरम में नहीं है तो फोरम की ये बात कैसे ला रहे हैं। सेकेंडली, ये जो बात की अभी तक वो मानते नहीं है तंगी साहब कि उन्होंने इस चीज का सपोर्ट किया, पर मैं खुद समझता हूँ, जो मैंने सुना उसमें मुझे लगा कि वो बहुत ज्यादा न्यूट्रल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा खुला स्टैंड है, और उसी तरह से और इसीलिए शायद उनको शो कॉज भी दिया गया कि आप उसका जवाब दें। जी, शो कॉज भी इशू हो चुका है, शो कॉज भी इशू हो चुका है, और उससे लीडरशिप के अलावा हमारी बहुत नाराज है कि उसने कैसे इतना न्यूट्रल स्टैंड लेके दिखाया। तो ये बीइंग डेल्ट विद वेरी मैं समझता हूँ कॉशियसली, बड़ी नाराजगी है मेरी लीडरशिप को और हमारी सीईसी को। कोरम की निशानदेही क्यों नहीं की गई, ये भी एक बहुत बड़ी चूक हुई है। खैर, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। वेलकम बैक जी। रेहान हाशमी साहब मौजूद हैं, लालचंद मल्ली साहब मौजूद है, तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ मौजूद है। रेहान हाशमी साहब, जाहिर बात है आप, क्योंकि ताल्लुक आपका MQM पाकिस्तान से है, तो मुझे लगता है शायद आप इसका बेहतर जवाब दे सके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इनके तो लीडर्स आज़ाद भी बहुत हैं, और आजकल इनके बारे में कहा भी यही जाता है कि हवाओं का रुख इनकी तरफ है। ये क्यों नहीं इस तरह के आर्टिकल्स लिखते, ये क्यों नहीं इंटरनेशनली अपना ये नैरेटिव बनाते, ये क्यों नहीं खुल करके हर फोरम पे आकर के अपने मुखालफीन को इसका जवाब देते? और सबसे बड़ी बात ये, मुखालफीन को तो जवाब देना छोड़ दे, जो सेनेट में हुआ उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ठीक तरह से आवाज नहीं उठाई। हाँ, अफनानुल्लाह साहब ने तो उसके ऊपर आवाज उठाई थी। आपके इसके ऊपर क्या टेक है कि कोरम पूरा होने, इसकी निशानदेही तो करनी चाहिए थी ना, कि कोरम पूरा नहीं हुआ, कि वेट करेंगे कि कोई बताएगा तो फिर निशानदेही होगी? मैं कबल इसके कि आपकी इस बात को रिस्पॉन्ड करूं मुख्तसरन,
लालचंद साहब की बातों को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि जनाब एपीएस के कुछ मवाजना कर रहे थे, तो मैं ये याद दिलाता चलूं कि 2013 की असेंबली में मैं भी मौजूद था और मुझे याद है कि फोरम ऑफ द हाउस जब हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होते थे कि इंतहा पसंदी के खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा, तो ये खान साहब हैं और उनके हमनवा जो थे वो कहते थे कि हमारे भाई हैं, इनसे बातचीत की जाए, अनलेस एंड अनटिल के एपीएस का सानिया हो गया और उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बनना शुरू हुआ। तो ये किसी सानेहात का इंतजार कर रहे थे। दूसरी चीज ये, अगर इतने ही साहूकार हैं तो आज से 30 साल 25 साल पहले ऐसे गैर मुतनाजा लोग कि जिनका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए किसी भी सियासतदान से सबसे ज्यादा है, चाहे वो हकीम सईद साहब हों, चाहे वो डॉक्टर इसरार साहब हों, तो 25-30 साल पहले इन बेलौस लोगों ने खान साहब के हवाले से कैसे लिख दिया। और खास तौर पर ये जो सिनेरियो डेवलप हुआ है, तो पाकिस्तान के किसी और लीडर को क्राइसिस को सहते के दौरान किसी भी मुल्क बैरून मुल्क की पार्लियामेंट ने कभी भी इतने बड़े पैमाने पे रेजोल्यूशन मूव नहीं की हक में। तो क्या ये तमाम डॉट्स कनेक्ट किए जाएं तो ये वाजे नहीं होता कि बैरून मुल्क का एजेंट कौन है, वेस्टर्न एजेंडा पे कौन काम कर रहा है। और वो साइफर लहरा कर जब पूरी कौम को बदजन किया गया, एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट्स को उजागर करके पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तान के इदारे के खिलाफ मुहाज़ाराई पर तैयार किया गया, तो वो साइफर भी गुम हो गया। तो भाई ये कौन से एजेंडे पे काम किया जा रहा है? तो मेरा ख्याल है कि कोई भी बालिगुल नजर, तो सर आप जैसी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम पाकिस्तान है, पीएमएलएन है, वो ये इस हवाले से अवाम के सेंटिमेंट्स अपनी तरफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, एक वेस्टर्न सेंटिमेंट है ना, लोगों के बहुत सारे मसाइल तो हैं और असल मसला यह है कि लोगों के गैज़ और गजब को, गुस्से को, डिप्राइव जो हुए हैं, उसको कौन स्मार्टली प्ले करता है। मुझे याद पड़ रहा है कि जापान कहानी में हकीम मोहम्मद सईद साहब मरहूम ने यह लिखा था कि बैरूनी कुव्वतें और बैरूनी मीडिया भरपूर तरीके से मुआवनत करेगा खान साहब की, जो मुझको उसके इक़्तिबासात याद आ रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है आपके नाजरीन से कि आप बराए मेहरबानी इन बेलौस लोगों की तहरीरों को पढ़ें कि जिन्होंने देखा, जिन्होंने इसको विटनेस किया। एक और चीज अर्ज कर दूं, देखिए पीपल्स पार्टी के बारे में बात की, पीपल्स पार्टी से हम कुछ पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होता है, एजेंडा होता है। पीपल्स पार्टी से हमारे सख्त तहफ़्फ़ुज़ आते हैं। हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर 10 सालों से कराची और अर्बन सिंध को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की रकम नहीं दे रही, तो हम जमहूरी तौर पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात भी कर रहे हैं, इनसे लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं और इनसे डायलॉग भी करते रहे हैं। आर्टिकल 140 इतलाक के हवाले से हमारी शदीद रिजर्वेशन है। मगर ये कौन सी बात हुई कि मैं गाली गलोच की सियासत पाकिस्तान में जो परवान चढ़ाई है वो चढ़ाने की बात कर दूं। पाकिस्तान में पार्लिमानी गुफ्तगू को अबे तबे की सियासत की तरफ गामजन करके लोगों पर पथराओ और यहां तक के लोगों की जिंदगियों के लाले पड़वाने की बात करना शुरू कर पता नहीं क्यों रेहान भाई, आपकी जितनी भी बातें आपने कही है, मुझे आवाज भी सही आ रही है, पहुंच भी रही है मेरे तक, आई एम श्योर नाजरीन तक भी पहुंच रही है। पर सर अभी भी ना वो बातें उतनी आजादाना नहीं है, अभी भी घुटे घुटे से आप महसूस कर रहे हैं। आपने कहा ये प्ले करते हैं, पीटीआई प्ले करती है, पीटीआई खेल रही है, तो सर आप भी खेल ले। आपके हाथ किसने बांधे हुए हैं? किसने आपको मना किया हुआ है? तो आपसे बेहतर आजादी तो फिर पीटीआई के पास है। फिर क्यों ना हर जगह पे पीटीआई के बारे में बात हो? मैं गुजारिश करूं, हमारी रिकॉर्ड पे लेकर आ रहा हूं, हमारे लीगल दफातर आज भी बंद हैं। क्या पीटीआई के लीगल दफातर बंद हैं? हमारे लोग कई एक मिसिंग आज भी हैं जिनके लिए बात कर रहे हैं। क्या पीटीआई के लोग मिसिंग हैं? हम खून का हिसाब लेने की आज भी बात कर रहे होते हैं। क्या पीटीआई के लोग, खुदा ना खास्ता बेगुनाह लोग, क्या उनका खून हुआ है? क्या पीटीआई के ऊपर कोई कदगन लगा हुआ है? ये आराम से जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो देखें, नाजायज किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, किसी बेगुनाह के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मुजरिम है उसके खिलाफ रियासत एक्शन लेते हुए नजर आए। एक्शन लेते हुए नजर क्यों नहीं आ रही है? नाजायज किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका ये सवाल है कि जायज भी होता हुआ इनके साथ दिखाई नहीं दे रहा। लालचंद मल्ली साहब, यू पीपल आर प्लेइंग, आप खेल रहे हैं। वो मुझे इनके खेलने से याद आ गया, वो कोई एक ऑडियो आई थी ना कि अवाम के इमोशंस के साथ खेलना है, अवाम के साथ खेलना है। आपका खेल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा सर। यू पीपल आर स्टिल प्लेइंग। ना उस ऑडियो में अवाम का जिक्र था, ना इमोशन का जिक्र था। वो ऑडियो आपको दोबारा सुननी पड़ेगी। नहीं तो साइफर किसके साथ खेलना था सर? साइफर की बात करते मेरे भाई ने जो वेस्ट की जो परेशानी है इनको, वो बहुत कुछ ज्यादा है, अपनी कौम की नहीं है, जिसको एक साइफर के तहत एक आपकी इलेक्टेड हुकूमत को हटाया जाता है और उसके तहत आपके जो लीगल राइट्स है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, एक सॉवरेंटी है, वो कंप्रोमाइज होती है। उनका इनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लिहाजा
हाँ, तो ये जो कहना कि साइफर केस क्यों सुप्रीम कोर्ट, जो पहले तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बंदयाल पे ये इल्जाम लगाया करते थे, अभी भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में इतना दम नहीं है और उस पे बेल भी ले ली गई। तो ये झूठे केसेस हैं। बाकी ये जो बता रहे हैं कि हमारी क़यादत ने ये किया वो किया, तो देखें पाकिस्तान में ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान है जिस पे 200 के करीब केसेस दाखिल कर दिए गए हैं। मुझे बताएं कभी किसी पे 200 केसेस कभी दाखिल हुए हैं? तो ये विक्टिमाइजेशन होती है, ये अगवा बराए बयान विक्टिमाइजेशन होती है कि अगवा करके आपके बयानात करवा दिए जाए। ठीक तो है, पाकिस्तान फाइनल स्पॉट पे और एक मिनट, एक आखिरी कमेंट, ये सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोल रहे हैं, ये एक ही सिक्के के मुख्तलिफ रुख हैं। ये कल भी एक साथ थे और कल भी एक साथ होंगे, आपको ये नजर आएगा इंशाअल्लाह। ठीक है जी, 6-1 से नाअहली को खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया, आप सब इसको वेलकम करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम तैमूर तालपुर साहब, आई जस्ट हैव टू रैप अप, सो वेरी क्विकली आप वेलकम करेंगे इस फैसले का? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जुडिशरी की इज्जत की है, उनके फैसलों को कबूल किया है। हालांकि हम वो लोग हैं जिनके लीडर का जुडिशियल मर्डर किया गया, पर आज भी हम उन समेत बहुत से फैसलों को जो हमें नहीं करना चाहिए पाकिस्तान की बका के लिए, जुडिशरी की इज्जत के लिए कबूल करते हैं। तो ऑफकोर्स बाकी ओके, आप वेलकम करते हैं। जहाँ तक बात की लाल माली साहब ने, उसमें मैं क्लियर करता जाऊं कि बिल्कुल हम हर उस ताकत के साथ इकट्ठे होके बैठ सकते हैं, हम हर सियासी जमात के साथ बैठ सकते हैं, बशर्ते कि वो पाकिस्तान की खैर ख्वाह हो। हम हर जमात के साथ बैठेंगे, पर वो जमात पीटीआई जिसने इस मुल्क दुश्मनी की उसके साथ कभी नहीं बैठेंगे, तो ये उम्मीद भी ना रखें। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है वो खत्म कर दी है। ताहयात नाअहली खत्म हो गई है। इस फैसले को एमक्यूएम पाकिस्तान कैसे देख रही है? वेरी क्विकली सर। देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान के तमाम इदारों का बशमूल आला अदलिया के फैसलों का एहतराम करती है। हमारी रिजर्वेशन बहुत सारी चीजों पे हो सकती है, लेकिन वंस इट इज डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो हमें मेरा ख्याल है तमाम पाकिस्तानियों को इसके ऊपर वो करना चाहिए। आपकी रिजर्वेशन है, इसको मुख्तलिफ डायलॉग के जरिए आगे चलकर लेजिस्लेशन के जरिए हल कर सकते हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूं, ये लाल साहब लगता है कि नौमौलूद है सियासत में, इनको पाकिस्तान की सियासी तारीख का नहीं पता, इनको पाकिस्तान में एट्रोसिटीज का नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि आजादी अक्सरियत पीटीआई अपनी बरकरार नहीं रख सकी थी, तभी तो हुकूमत से अलहदा हो गया। अदम एतमाद तहरीक क्यों कामयाब हुई? उसकी वजह यह थी कि इनके अपने आजादी अक्सरियत बरकरार नहीं रख सकते, तो दूसरों के कंधों पर चढ़कर हुकूमत बनाने का अज़म और नीयत को खत्म करना चाहिए, अपने कंधों पे बस। आ गया पॉइंट। मल्ली साहब 30 सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट एक इस मुल्क की आला अदालत है, वो सबको कबूल होगा। लेकिन इसके ऑप्टिक्स जो है वो ये है कि ये एक शख्स को फायदा इसका होगा, वो नवाज शरीफ है, लेकिन फिर आ गया। एनीवेज, मुझे प्रोग्राम खत्म करना है, लेकिन फिर भी आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ।